अच्छा, तो तुम जतिंगा जा रहे हो और मुझसे पूछा तक नहीं? नाराजगी भरे शब्दों में शीला ने मोहन से ये बात कही तो मोहन ने उसे मनाते हुए कहा, अरे पगली, मैं कौन सा अपनी मर्जी से वहाँ जा रहा हूँ? भेजा जा रहा हूँ, ट्रांसफर हुआ है, कोई खुशी से नहीं जा रहा हूँ। और कुछ ही दिनों की तो बात है, अगले महीने आकर तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। बस सब मैनेज कर लूँ एक बार वहाँ पर जाके। तुम तो जानती हो ना, काफी मेहनत करने के बाद ये जॉब मुझे मिली है। आखिर तुम्हें भी तो समझना चाहिए कि तुम्हारा पति फॉरेस्ट ऑफिसर है, कोई बिजनेसमैन नहीं। ट्रांसफर तो होगा ही, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। हाँ हाँ, जाओ, मेरी पड़ी ही किसको है। शीला भले ही मोहन की बात समझ गई हो, लेकिन स्वभाव के चलते अभी भी वो नाराज थी और उसकी वजह थी कि इससे पहले कभी अकेला नहीं छोड़ा था। दूसरा, जतिंगा के बारे में कुछ अफवाहें उसने पहले ही सुन रखी थी। शीला जब छोटी थी तब वो अक्सर अपनी बुआ के साथ वहाँ जा चुकी थी। उसे जतिंगा का वो सच मालूम था जिसे सुनकर शायद किसी की भी रूह कांप उठे। इतनी डरावनी जगह थी वो जतिंगा। असम के दीमा हासो जिले की पहाड़ी में बसा जतिंगा वो जगह जहाँ भूल कर भी कोई न जाना चाहे। और ऐसे में मोहन वहाँ जा रहा था। अब जब मोहन ने ठान दिया कि वो जतिंगा जाएगा तो उसने शाम की गाड़ी पकड़ी और करीब 9 बजे जतिंगा उतर गया। स्टेशन पर उतरते ही उसे जतिंगा फॉरेस्ट का चौकीदार विनायक मिल गया। विनायक, जो कि उम्र में करीब 55 साल का अधेड़ था, वो मोहन को रिसीव करने वहाँ पहुँचा ही था। नमस्ते साहब। और दोनों विनायक की बाइक पर सवार होकर जंगल की ओर चल निकले। जंगल में ही मोहन को एक क्वार्टर अलॉट हुआ था और उसकी देखरेख के लिए एक केयरटेकर की फैमिली भी वहाँ रहती थी, जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल थे। विनायक शाम को 6 बजे के बाद जंगल से दूर अपने घर के लिए निकल जाता था। एक शाम जब विनायक घर के लिए निकल रहा था तब उसने मोहन से कहा, साहब, आज रात आप कमरे से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए, हैं? कोई भी आवाज दे, बस आप अपने कमरे का दरवाजा मत खोलिएगा। लेकिन ऐसा क्या होने वाला है आज रात विनायक, जो तुम मुझे कमरा तक खोलने को मना कर रहे हो? विनायक चिल्लाते हुए बोला, अरे बोल दिया ना साहब, आज रात आप कमरा नहीं खोलेंगे। बस अगर आपने कमरा खोला तो मुझे डर है कि वो आपको देख लेंगे। वो कौन? अच्छा, मैं चलता हूँ साहब। नहीं नहीं, रुको विनायक, पूरी बात तो बताओ, मुझे जानना है, आखिर कौन देख लेगा? मोहन ने विनायक का हाथ पकड़ते हुए उसे रोका। जब विनायक को लगने लगा कि उसे शायद जतिंगा का सच बताना ही पड़ेगा तो उसने कहा, साहब, आप वादा कीजिए कि आप कमरा नहीं खोलेंगे। मैं आपको तभी सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, मैं कमरा नहीं खोलूंगा। अब बताओ मुझे। विनायक ने मोहन को जतिंगा की कहानी बताना शुरू किया। साहब, आपको भूत प्रेत या काली आत्माओं में भरोसा है क्या? क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ, जतिंगा आने वाला हर इंसान इन काली शक्तियों को अनुभव कर चुका है। विनायक, आज के वक्त में ये सब कहाँ होता है? नहीं साहब, होता है, यहाँ होता है। ये कोई आम जगह नहीं है, जतिंगा है, जतिंगा, जहाँ आज की रात कोई परिंदा भी आसमान में उड़ने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहाँ मौत निश्चित है। तो किसकी मौत? साहब, आज चंद्र ग्रहण की रात है और जतिंगा के लोग मानते हैं कि ग्रहण की रात बुरी आत्माओं की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। वो किसी भी जीवित आत्मा को अपने वश में करने के लिए जान तक ले लेती है। आपको मालूम है साहब, आज रात जतिंगा के ऊपर आसमान में उड़ने वाले हर पक्षी की मौत हो जाती है। और सबसे ज्यादा डरावना तो ये है कि वो पक्षी खुद ही जमीन पर खुद को पटकते हैं और खुद की जान ले लेते हैं। क्या पहले कभी आपने ऐसा होते हुए देखा है? नहीं ना, इसीलिए कह रहा हूँ साहब, आज रात आप कमरा मत खोलिएगा, क्योंकि जतिंगा के जंगल में कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम। यहाँ आज की रात जो भी बाहर निकला वो जिंदा नहीं रह सका है। इतना कहकर विनायक ने अपनी बाइक स्टार्ट की और घर की ओर निकल गया। दूसरी तरफ मोहन अपने कमरे के बाहर खड़ा होकर बाइक पर सवार विनायक को तब तक देखता रहा जब तक कि वो नजरों से ओझल नहीं हो गया। मोहन ने ये बातें जब फोन पर शीला को बताई तो उसने भी मोहन से बाहर नहीं निकलने को कहा। उसने कहा कि चौकीदार की बताई कहानी एकदम सच है। जैसे जैसे रात हो रही थी, जंगल का अंधेरा मोहन को अंदर से निगल रहा था। क्या जरूरत थी आखिर विनायक को ऐसी डरावनी कहानी सुनाने की? मोहन मन ही मन ये सोच रहा था। केयरटेकर के बच्चों ने मोहन को खाना ला कर दिया तो मोहन ने इशारों में मेज पर रखने को कह दिया। बच्चे मोहन को तिरछी नजरों से देखते हुए
कमरे से बाहर चले गए। घड़ी में 11 बजे, 12 बजे और अब 1 बजे का समय हो चला था। लेकिन मोहन की नींद मानो उड़ चुकी हो। अचानक ही उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मोहन, जो कि पहले से डरा हुआ था, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो ये पूछ सके कि दरवाजे पर कौन है। वो बिल्कुल मौन हो गया। उसे लगा कि कमरे के बाहर कुछ लोग खड़े हैं, लेकिन जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो कमरे के बाहर से आवाजें बढ़ गई। दरवाजे को अब जोर जोर से पीटा जाने लगा। बाहर खड़े जो भी लोग थे, उनकी आवाजें कुछ कर्कश थी। ऐसे लग रहा था कि मानो इंसान में जानवर का वास हो। बाहर आ जाओ साहब! एक भर्राई सी आवाज कमरे के भीतर दाखिल हुई। हम जानते हैं कि आप सोए नहीं, विनायक की कहानी सुनी थी, हमारी भी तो सुन लीजिए मोहन बाबू, बाहर आइए ना। ये आवाज एक महिला की थी, लेकिन ये कैसी आवाज थी? ऐसी आवाज कि जिसमें हैवानियत भरी हो। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? हिम्मत बटोरते हुए मोहन ने पूछा। बाहर आइए और खुद देख लीजिए मोहन बाबू। बाहर से ये आवाज आई। मोहन बुरी तरह घबरा रहा था। उसे विनायक की कही हर बात याद आ रही थी, लेकिन वो खुद को निसहाय महसूस कर रहा था। आखिर मदद मांगी भी तो किससे? अचानक उसके दिमाग में केयरटेकर की फैमिली आई। मोहन ने इस उम्मीद में कि केयरटेकर की फैमिली शायद उसकी मदद करेगी, अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता उस खिड़की की तरफ बढ़ाए जो केयरटेकर के क्वार्टर की तरफ खुलते थे। जो नजारा उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या? केयरटेकर के बच्चे हैं? लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? दरअसल मोहन ने केयरटेकर के बच्चों को जमीन पर पड़े पक्षियों को खाते हुए देखा था। मोहन ये सब देख ही रहा था कि बच्चों की नजर उस पर पड़ गई। उनकी आंखें लाल थी, जैसे आग में धधक रही हो। मोहन को देखकर वो उस तरफ दौड़े जिस तरफ मोहन के क्वार्टर का दरवाजा था। ये नजारा देखकर मोहन बदहवास सा हो गया। खिड़की बंद करके पलटा तो उसने देखा कि मेज पर रखा खाना मांस के लौथड़े जैसा हो गया है। उसमें से बदबू भी आ रही है। लेकिन आखिर ये सब कैसे हो रहा है? मोहन ये सब सोच ही रहा था कि कमरे के बाहर 2 कदमों की परछाई और बढ़ गई। कुल मिलाकर अब उसके कमरे के बाहर 4 लोगों के पैरों की परछाई थी। कमरे के बाहर अजीब सा शोर था। उस जंगल में उस वक्त मोहन खुद को अकेला महसूस कर रहा था। शीला और विनायक की बातें याद करके उसका डर और बढ़ता जा रहा था। वो मन ही मन भगवान का नाम लिए जा रहा था। दूसरी ओर बाहर खड़े लोग कभी रोते तो कभी इस कदर हंसते कि उसकी हंसी भी किसी की जान ले ले। बाहर आ जाइए साहब, आज ही की रात है हमारे पास। आपका शिकार जो करना है, इतने दिनों से इसी दिन का तो इंतजार था हमें। इंतजार था? कैसा इंतजार? मोहन ने दरवाजे के बाहर से आती हुई आवाजों से पूछा। मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। कौन हो आखिर तुम? बाहर आ जाइए साहब, वरना इन लोगों की जान नहीं बचेगी। मोहन अब परेशान था कि ये लोग कौन हैं जो कमरे के बाहर हैं और ये किसी को मारने की बात कर रहे हैं। कमरे के बाहर खटखटाने की आवाजें बढ़ती गई। मोहन भी डरा सहमा सा एक कोने में इस इंतजार में बैठा रहा कि शायद कोई उसकी मदद के लिए आएगा। पूरी रात ये सब चलता रहा। कमरे के बाहर वो कराहते से हंसी और बच्चों की चीखें मोहन की जान ले रही थी। डर के आलम में न जाने कब मोहन को नींद आ गई। सुबह जब आंख खुली तो नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जमीन पर पक्षियों की अनगिनत संख्या देख मोहन पर हवास सा हो रहा था, लेकिन एक भी पक्षी जिंदा नहीं था। कमरे से जैसे तैसे कदम आगे बढ़ाते हुए जब मोहन केयरटेकर के क्वार्टर की तरफ बढ़ा तो उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि कमरे के बाहर खून पड़ा है। कुछ पक्षी जो कतरे हुए लग रहे थे। केयरटेकर को मोहन ने आवाज दी, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे बीती रात की घटनाएं याद आ रही थी। जब उसने देखा कि केयरटेकर के बच्चे ठीक उसी जगह पर बैठकर पक्षियों को चबा रहे थे, हिम्मत करके वो आगे बढ़ता रहा और जैसे ही उसने केयरटेकर के कमरे का दरवाजा खोला तो उसकी चीख निकल गई। विनायक भी अपनी बाइक को छोड़कर उसी दिशा में दौड़ा जिस तरफ से चीख आई थी। उसने देखा कि फॉरेस्ट ऑफिसर मोहन केयरटेकर के कमरे के बाहर बेहोश पड़े थे।
और केयरटेकर की पूरी फैमिली फंदे पर झूल रही थी। एक बार के लिए ये नजारा देखकर विनायक भी सकपका गया, लेकिन उसने हिम्मत बांधी और मोहन के मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे जगाने की कोशिश की। कुछ देर में ही मोहन को होश आ गया। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची। केयरटेकर की फैमिली की ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो मोहन चौंक गया और दौड़ा दौड़ा विनायक के पास पहुंचा। देखो देखो विनायक, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि केयरटेकर की फैमिली ने रात में 12 बजे सुसाइड कर लिया था, लेकिन मैंने अपनी इन्हीं आंखों से 1 बजे उन्हें देखा था, जब केयरटेकर के बच्चे जमीन पर पड़े पक्षियों को कच्चा चबा रहे थे, और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वो दौड़कर मेरी नजरों से दूर चले गए थे। इसके बाद मोहन ने बीती रात की सारी कहानी विनायक को सुना डाली। विनायक ने कहनाती सी आवाज में मोहन से कहा, मैंने कहा था ना, दरवाजा मत खोलना। अगर दरवाजा खोल देते तो आज आप भी इसी हालत में होते साहब। आप जानते हैं साहब, इसी जंगल का रिवाज भी यही है। यहाँ कई ऐसे राज दफन हैं जिन्हें ना ही खोदा जाए तो बेहतर है। केयरटेकर की फैमिली एक अच्छी फैमिली थी, लेकिन कल रात उनसे एक भूल हो गई। कैसी भूल? बच्चे आपको खाना देने के बाद घर का दरवाजा बंद करना भूल गए साहब। ये कहते वक्त विनायक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर मोहन कुछ अचंभे में पड़ गया। दिमाग में कुछ बातें सोचते हुए मोहन कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसे याद आया कि उसने तो ये बताया ही नहीं कि बच्चे उसे खाना देने आए थे। ये बात विनायक को कैसे पता चली? तब उसे समझने में देर नहीं लगी कि कहीं विनायक ही तो। मोहन तुरंत कमरे में पहुंचा, आनंद फानन में अपना सामान बांधा और आव देखा ना ताव जंगल से बाहर की तरफ दौड़ने लगा। मोहन ने एक बार भी पीछे मुड़कर देखना मुनासिब नहीं समझा, जब तक कि वो जंगल से बाहर नहीं आ गया। उस पल के बाद उसने कभी विनायक को देखा ही नहीं। उसे आज भी उसके चेहरे की वो अजीब सी मुस्कुराहट झकझोर कर चली जाती है। आज मोहन खुद 70 साल का हो चुका है। उसके नाती पोते जब भी उससे इस घटना के बारे में पूछते हैं तो मोहन उन्हें हमेशा ये सब बताने से इनकार कर देता है, क्योंकि मोहन जानता है कि विनायक आज भी उसी जंगल में है। दिन भर लोगों की भागदौड़ से और दुकानदारों की चहल पहल से रोशन रेलवे स्टेशन रात होते होते वीरान हो चुका था। कोई भी ट्रेन स्टेशन पर नहीं रुक रही थी। रेलवे स्टेशन के मेन गेट पर बड़ा सा ताला लगा था और नोटिस बोर्ड पर लिखा था, रात को 12 बजे से 3 बजे तक इस रेलवे स्टेशन पर आना मना है। मुकुंद नया नया इंजीनियर बना था। उसकी नौकरी भारतीय रेल के टेक्निकल डिपार्टमेंट में लगी थी। उसी नौकरी को ज्वाइन करने के लिए उसे डूंगरपुर की ज्वाइनिंग मिली थी। जब उसने गूगल पर डूंगरपुर के बारे में सर्च किया था तो ये छोटी सी जगह थी जहां आसपास ढेर सारी हरियाली और उस समय खुशगवार रहने वाला मौसम। ये सब पढ़कर उसे अपनी ज्वाइनिंग के लिए एक्साइटमेंट हो रहा था, मगर तभी उसकी निगाह एक आर्टिकल पर गई जिस पर लिखा था, डूंगरपुर भूतिया रेलवे स्टेशन। उसने तुरंत उस आर्टिकल को पढ़ा और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी मम्मी उसे मोबाइल में कुछ पढ़ते हुए और हंसते हुए देख उसके करीब आई और कहा, क्या हुआ मुकुंद, किस बात पर हंसी आ रही है बेटा? अरे कुछ नहीं माँ, दुनिया चांद सितारों पर पहुंच गई और हम लोग अभी भी भूत प्रेत पर ही अटके हुए हैं। ये गूगल पर डूंगरपुर के बारे में सर्च कर रहा था तो वहाँ लिखा हुआ है कि डूंगरपुर एक भूतिया रेलवे स्टेशन है जहाँ पर कोई भी ट्रेन रात को 12 से 3 के बीच में नहीं रुकती और ना ही कोई उस समय रेलवे स्टेशन पर आता है। बाहर ताला लगा दिया जाता है। बेटा, ये तो वही स्टेशन है ना जहाँ पर तुम्हें ज्वाइनिंग करनी है? हाँ। पहली नौकरी, पहली ज्वाइनिंग और वो भी भूतिया जगह पर। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी बेटा। माँ परसों ज्वाइनिंग है, आप मेरी जाने की तैयारी कर दीजिए, मैं तो ज्वाइनिंग करूंगा ही, ठीक है? माँ के मना करने के बावजूद भी मुकुंद नहीं माना और वो डूंगरपुर पहुंच चुका था। छोटा सा चहल पहल से भरा हुआ रेलवे स्टेशन और स्टेशन के बाहर दूर दूर तक हरियाली थी। धीमी धीमी बारिश, ठंडी ठंडी हवा, खुशगवार मौसम। ये सब देख उसने एक गहरी सांस ली। माँ खामखाई डर रही थी। कितना बढ़िया मौसम है, छोटा शहर मगर कितनी रौनक है। पता नहीं इतनी खूबसूरत जगह से कोई भूत का नाता कैसे जोड़ सकता है। डाक बंगला पहुंचकर कुछ देर आराम करने के बाद वो अपने ऑफिस पहुंचा। उसने वहां मौजूद एक बुजुर्ग शख्स को अपना परिचय दिया।
वाओ, दैट्स ग्रेट। अरे बहुत दिनों के बाद किसी ने डूंगरपुर पर पोस्टिंग ली है, वरना लोग तो डूंगरपुर के बारे में जानकर यहाँ पर जॉब करने के बारे में सोचते भी नहीं है। प्राउड ऑन यू यंग बॉय। मैंने इंटरनेट पर भी पढ़ा और अब आप भी यही बात बोल रहे हैं। ऐसा क्या है यहाँ पर? बुजुर्ग इंसान का चेहरा एकदम से सोच में डूब गया। यहाँ स्टेशन पर रात 12 बजे से 3 बजे तक आना जाना मना है। कहा जाता है कि पहले यहाँ आसपास जंगलों में डाकू रहते थे। उन्हीं डाकू की टुकड़ी ने एक बार एक मालगाड़ी जो महाराष्ट्र के मराठा साम्राज्य का खजाना लेकर दिल्ली जा रही थी, उस गाड़ी में लूटपाट करने की कोशिश की थी। मालगाड़ी में मौजूद सैनिकों और डाकुओं के बीच हथियारों की जंग हुई, जिससे स्टेशन पर कई सारे लोगों की बेसमय ही मौत हो गई थी। कई सारे डाकू भी उस मुठभेड़ में मारे गए थे। कहा जाता है कि आज भी उन सब की आत्मा यहाँ पर भटकती है और रात को 12 से 3 के बीच वही रात का मंजर दोहराया जाता है। What rubbish! ये नामुमकिन है। तुम आजकल के बच्चों को तो हर चीज नामुमकिन ही लगती है, मगर तुम मानो या ना मानो, यही सच्चाई है। तभी तो यहाँ के लोगों के साथ साथ रेलवे डिपार्टमेंट भी इस बात को मानता है। 12 से 3 के बीच जो भी ट्रेन यहाँ से गुजरती है, यहाँ पर उसका स्टॉपेज नहीं है। रात के वक्त यदि स्टेशन के बाहर से गुजरोगे तो उन लोगों की चीख पुकार तुम्हें सुनाई देगी। अरे ये लोगों का मन का वहम भी तो हो सकता है, और जल्द ही मैं इस वहम को दूर भी कर दूंगा। रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी मिली है तो डिपार्टमेंट का एहसान इस स्टेशन से भूतिया स्टेशन का टैग हटा करके ही चुकाऊंगा। देखना आप। बेटा, भूल से भी उन लोगों के बीच आने की गलती मत करना। यदि गलती से भी उस मुठभेड़ में शामिल हो गए तो वो तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। अब ये तो वक्त ही तय करेगा कि मेरी आखिरी रात होगी या इस स्टेशन से भूतिया होने का टैग हटेगा। मुकुंद का डूंगरपुर में मन लग गया था, मगर अभी भी वहाँ पर सब लोग रात होने के पहले स्टेशन खाली कर देते। स्टेशन पर बड़ा सा ताला लग जाता और बाहर खड़ा चौकीदार किसी को भी स्टेशन में आने नहीं देता। मुकुंद ने कई बार कोशिश की, मगर वो स्टेशन के अंदर जाने में कामयाब नहीं हो पाया। कुछ ही दिनों में उसे मौका मिल गया। रात को 10 बजे चलने वाली एक लोकल ट्रेन अचानक खराब हो गई। मुकुंद सर, एक इमरजेंसी है। ट्रेन का इंजन काम नहीं कर रहा है। ट्रेन को आगे निकालना है ताकि प्लेटफॉर्म खाली हो सके। हाँ, मैं अभी स्टेशन पहुंचता हूँ। मुकुंद जैसे स्टेशन पहुंचा, स्टेशन पर खड़े लोग उसकी ओर आशा की नजरों से देखने लगे। तभी घड़ी में 11 बज आए थे। जैसे ही 11 बजे सभी लोगों के चेहरे डर के कारण सफेद हो गए। सर जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। 11 बज चुके हैं। 12 बजे के पहले प्लेटफॉर्म खाली करना है क्योंकि वो ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म पर आती है। अरे बहुत हो गई तुम लोगों की बकवास, अब मुझे अपने काम पर कंसंट्रेट करने दो। चुप रहो। कहते हुए उसने अपने मोबाइल में उस जगह आने वाली गाड़ी का टाइम टेबल चेक किया। अभी यहाँ से तुरंत होके निकलने का समय है और वो यहाँ पर नहीं रुकती। लास्ट स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को खबर कर दो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हाल फिलहाल कोई भी गाड़ी नहीं आ सकती। हम जल्दी ही इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। मुकुंद और उसके साथ वाले इंजीनियर ने उस बंद ट्रेन के इंजन में खराबी ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए ट्रेन चालू नहीं हो रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक खाली इंजन उस ट्रेन के सामने आकर खड़ा हो गया। ट्रेन के ड्राइवर ने तुरंत अपनी ट्रेन को उस इंजन से जोड़ा और स्टेशन को छोड़कर निकल गया। ट्रेन के जाते ही सभी लोग स्टेशन खाली करने लगे, मगर लोगों के मन का डर दूर करने का मुकुंद के पास अच्छा मौका था। इसीलिए वो स्टेशन पर लगी एक चेयर के पीछे छिप गया। कुछ मिनट में पूरा स्टेशन खाली हो गया और वॉचमैन ने गेट पर बड़ा सा ताला लगा दिया। जैसे ही 12 बजे स्टेशन का माहौल बदलने लगा था, अचानक मुकुंद को ठंडक का एहसास हुआ। अपने हाथों पर रगड़ता हुआ वो इधर उधर देखने लगा। यहाँ अचानक से स्टेशन पर इतना टेम्परेचर कैसे डाउन हो गया? इतनी ठंड कैसे बढ़ गई? मुकुंद ने खुद को गर्म करने के लिए अपनी जेब में से एक सिगरेट निकाली और जलाकर सिगरेट पीने लगा। मुकुंद ने एक दो कश ही लिए थे कि अचानक स्टेशन का काया पलट होने लगा। नया नवेला खूबसूरत सा बना हुआ स्टेशन आजादी के पहले बने हुए स्टेशन की तरह हो गया। अचानक से वहाँ लोगों की चहल पहल शुरू हो गई थी। वे लोग किसी गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे। दूर से घोड़ों के दौड़ने की आवाज आ रही थी। जैसे ही स्टेशन पर घोड़े पर बैठे हुए डाकू पहुंचे, वहाँ खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई। वो लोग अपनी पुरानी बंदूकों से लोगों को मारने लगे। लोग चीखने चिल्लाने लगे। तभी दूर से एक मालगाड़ी के आने की आवाज आई।
मालगाड़ी के दरवाजों पर पहरेदार पहरे दे रहे थे। डाकू ने लोगों को छोड़कर पहले मालगाड़ी के ड्राइवर पर गोली चलाई। ड्राइवर वहीं पर मर गया। गाड़ी बिना ड्राइवर के आगे बढ़ रही थी। एक पहरेदार आगे जाकर मालगाड़ी के ड्राइवर की जगह पर खड़ा हो गया और उसने मालगाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। तब तक डाकुओं का मालगाड़ी पर कब्जा हो चुका था। उन्होंने पहरेदारों को मारकर मालगाड़ी उसी स्टेशन पर रोक दी। कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश तो की, पर डाकुओं ने उन्हें भी मार दिया। अभी थोड़ी देर पहले तक जो स्टेशन लोगों की चहल पहल से गूंज रहा था, लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। सभी लोग एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। मुकुंद भी लोगों को बचाने की सोचकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और डाकुओं को ललकारते हुए चिल्लाने लगा, रुक जाओ तुम लोग, खबरदार जो किसी बच्चे या महिला को हाथ भी लगाया तो। मुकुंद के चिल्लाते ही सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर आ गया। जो पहरेदार इंसान और डाकू मर चुके थे, सब उठकर चलने लगे। सबके चेहरे बदल गए। इतने सारे डरावने लोगों को अपनी ओर आते देख मुकुंद डरकर भागने की कोशिश कर रहा था, मगर सब लोग उसकी ओर ही बढ़ रहे थे। बाहर निकलने के लिए वो दरवाजे की ओर भागा, मगर वहाँ ताला लगा हुआ था। सभी लोग उसके आसपास खड़े हो गए। जैसे ही सुबह का सूरज उगा, चौकीदार स्टेशन का दरवाजा खोलने के लिए आया। दरवाजे के पास ही मुकुंद की लाश पड़ी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, मगर सभी को पता था कि मुकुंद की मौत की असली वजह क्या है। अगली रात फिर वही माहौल था, बदला था तो सिर्फ इतना ही कि उन लोगों की भीड़ में अब मुकुंद भी शामिल था। कहीं आप लोग भी तो रात के वक्त डूंगरपुर स्टेशन घूमने के बारे में नहीं सोच रहे?